नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम शुरुआत करते हैं गोल्ड और सिल्वर की खबरों के साथ, क्योंकि बड़ी तेजी यहां पर दिख रही है। खास करके चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी आई है और इंट्राडे में 1800 रुपए तक दाम बढ़ चुके हैं। 66,000 के ऊपर निकल चुका है चांदी का भाव और गोल्ड की कीमतों में भी करीब 300 रुपए की तेजी आ गई है। तो क्या ये तेजी अभी और बढ़ने वाली है? आपको करना क्या चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी। हमारे साथ अनुराग रस्तोगी हैं, आईबीजे के नॉर्थ हेड। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या हैं और सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं आईबीपीए के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि गोल्ड मार्केट एक बार फिर से तेजी के मूड में दिख रहा है, क्या ये रफ्तार अभी और बढ़ने वाली है? नमस्कार मृत्युंजय जी। मैंने पहले भी आपके शो में कहा था, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूं कि बिल्कुल तेजी अभी बरकरार रहेगी और जो करंट सिनेरियो आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हो या हमारे यहाँ अभी फेस्टिवल सीजन हो, इन सबके का जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मार्केट के ऊपर। और मैं पूरी तरह से इसके ऊपर अभी तेजी मुझे नजर आ रही है और मैं आम बायर से, आम जितने भी कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं जो भी हमें सुन पा रहे हैं इस समय, मैं उन सबको भी एक सलाह देना चाहूंगा कि सोना जहां पर भी उनको, जिस भाव में भी उनको बाइंग कैपेसिटी उनकी हो, उस जगह पे उनको सोना बाइंग कर लेना चाहिए, क्योंकि सोना मुझे यहाँ से अभी काफी तेज नजर आ रहा है। जी मृत्युंजय जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि सोना अभी और तेज होगा और दाम यहां पर बढ़ेंगे, बाइंग करने का मौका है। प्रथमेश माल्या जी, आप बताएं, इस वक्त गोल्ड में करीब 350 रुपए की तेजी है। क्या इस लेवल पे गोल्ड खरीदना ठीक है? नमस्कार मृत्युंजय, मेरे ख्याल से 50 to 700 तक की नेक्स्ट पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर किसी को बाय करना है, मोमेंटम के हिसाब से काफ़ी अच्छा मौका है। अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखना है तो 50 to 350 के आसपास अगर मिले तो आपको बाय करना चाहिए 50 to 700 के टारगेट के लिए। मेरे ख्याल से मोमेंटम अभी तेज़ रहेगा और पॉसिबल मोमेंटम अभी भी अपसाइड की तरफ ही है। ठीक है अजय जी, आपका व्यू गोल्ड के ऊपर, गोल्ड में क्या करना चाहिए अभी? गुड इवनिंग। हाँ, डेफिनेटली काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर एक जो रेंज बना हुआ था 1880 से लेके 1920, वो तोड़ नहीं पा रहा था बिकॉज इलेक्शन की भी अनसर्टेनिटी, डॉलर में भी हमने रिकवरी देखी थी। बट जिस ढंग से थोड़ी क्लैरिटी बढ़ी है और खास करके $1920 का लेवल जो तोड़ा है, मुझे लगता है प्राइजेस अब सीधा 2000 का लेवल दिखा सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी इन शॉर्ट थोड़ा बहुत हमने जो वीकनेस देखी है वो सपोर्ट करेगा। तो डोमेस्टिक मार्केट में ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस 54,000 का लेवल जल्द दिखा देगा। आज इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो ऑलरेडी प्राइजेस ने काफ़ी बड़ा लीप ले चुका है। 52,500 से 52,650 के रिवाइज टारगेट रहने चाहिए गोल्ड में आज। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी कि क्या करना चाहिए गोल्ड में। लेकिन अनुराग जी, अगर गोल्ड और सिल्वर में से एक कमोडिटी को चुनना हो अभी ट्रेड के लिहाज से या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो किसे चुनना चाहिए, गोल्ड को या सिल्वर को? सर देखिए, अगर इस लिहाज से हम बात करते हैं तो करंट टाइम में कहीं ना कहीं सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करना काफी बेहतर है। गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारी वर्ल्ड का जो करंट सिनेरियो डिसाइड किया जाता है, जो भी डिसाइड होता है उसके हिसाब से उसका फ्लक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। लेकिन करंट टाइम में सिल्वर ने भी अपने आप को पूरी तरह से प्रूफ किया है और सिल्वर ने भी हर एक उस कंज्यूमर को भरपूर प्रॉफिट दिया है।
और मुझे लगता है कि अगर कोई लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तो उसको सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर किसी को शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है तो वो गोल्ड में कर सकता है। ये हो गई इन्वेस्टरों की बात। लेकिन जो एक आम कंज्यूमर है उसको सोने और चांदी दोनों का विकल्प उसके लिए खुला है। उसको पूरी तरह से आश्वस्त होकर दोनों में से किसी भी चीज में पूरी तरह से, चूंकि फेस्टिवल सीजन है, और मैं आपके सभी कस्टमर्स के, सभी आपके व्यूवर्स को भी एक सलाह यही दूंगा कि बिल्कुल इसका भरपूर फायदा उठाएं। 6 महीने 7 महीने का जो ये लॉकडाउन पीरियड है, अब हम उससे बाहर आ चुके हैं और हमें सबको कहीं ना कहीं अपने इस फेस्टिवल सीजन को एंजॉय करना चाहिए। और सोने और चांदी में जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, हमें जरूर कहीं ना कहीं एक बचत के रूप में भी अपनी ज्वेलरी को लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो ये राय है आपकी कि इसमें क्या करना चाहिए। ओके, तो ये बात हो गई। लेकिन आप बताएं प्रथमेश माल्या जी कि सिल्वर में खास करके अगर मान लीजिए कोई ट्रेड लेना चाह रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि चांदी को लेकर लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्की कमोडिटी है, तो उसको रहने देते हैं। अभी मैं ट्रेडिंग की अगर बात करूं तो 2000 रुपए ऊपर है चांदी का भाव, करीब करीब 66,200 के आसपास है। आज के लिए कोई ट्रेड बन रहा है क्या इसमें चांदी में? आई थिंक 66-600 तक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, जो यहाँ से करीब 400 रुपये दूर है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मोमेंटम के लिए खेलना चाहोगे तो 400 रुपीज़ का मूव के लिए खेल सकते हो। बट येस अगेन काफ़ी बढ़ चुका है आज के सेशन में, और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक भी है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी अगर नीचे गैप डाउन खुलता है तो रिस्क बढ़ जाता है, बट अभी भी जारी है मेरे ख्याल से। मोमेंटम 66-600 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, ठीक है। अजय जी, आपका व्यू क्या है सिल्वर में आज के लिए, या फिर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल। अगर हम चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में जिस ढंग से गिरावट बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं कि चांदी में गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा तेजी रह सकती है। इनफैक्ट आज के सेशन में भी अगर हम बात करें तो चांदी करीबन 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रही है। ओवरऑल हमें लगता है आज इंट्राडे में ऑलरेडी 66,000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। हमें लगता है कि 66,800 तक का लेवल आज दिखा सकता है। बट ओवरऑल अगर हम अगले 2-3 महीने की बात करें तो इंटरनेशनल में $28 तक एक लेवल दिखा सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 71 से 72,000 का लेवल रहेगा। तो सोने के मुकाबले मैं चांदी में ज्यादा बुलिश हूँ एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो आप गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ज्यादा बुलिश हैं, आपको लगता है कि चांदी में ज्यादा तेजी आगे आ सकती है। ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। बहुत शुक्रिया अनुराग रस्तोगी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं एडिबल ऑयल की, खाने की तेल की। और खाने के तेल पर ड्यूटी के स्लैब सिस्टम में बदलाव की मांग की गई है, और इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने यह मांग की है कि स्लैब सिस्टम में बदलाव किया जाए। किस तरह के बदलाव के सुझाव दिए गए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं, IBPA के प्रेसिडेंट हैं। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, ये जो आपने स्लैब सिस्टम में बदलाव का सुझाव दिया है, पहले तो आप बिल्कुल संक्षेप में और आसान भाषा में ये समझाइए कि ये बदलाव के जो सुझाव आपने दिए हैं वो सुझाव हैं क्या? थैंक यू जी, मृत्युंजय जी। रिसेंटली फ्यू डेज बैक हम लोग मिले थे, डिपार्टमेंट ऑफ फूड मिनिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सो वी हैव सजेस्टेड ए ड्यूटी स्लैब सिस्टम। बेसिकली ड्यूटी चेंज होगा एज पर द इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट। आपको पता है, आपने बहुत बार कवर किया है, मार्केट्स हैव गॉन अप बाय 50%, 35%, पाम ऑयल में 50%, सॉफ्ट ऑयल में 35%। आफ्टर ड्यूटी इंडियन प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 70% and 50%, palm and soft oils. So it is a concern. Food inflation and oil prices are definitely a concern. So we have said that for all the oils slab wise, according to the international prices, we have given a dynamic duty structure instead of static structure, ताकि permanently we can resolve this issue of equilibrium between farmers and consumers. इसमें क्या है benefits? एक तो predictability रहेगा, stability रहेगा, और सप्लाई चेन स्मूथ रहेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि इस दाम पे ये ड्यूटी होगा। एंड ड्यूटी विल बी नॉट इन आइसोलेशन एज पर रूमर्स, बट इट विल बी फिक्स्ड एज पर द इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशंस। ये फ्री मार्केट ऑपरेशंस के लिए, फ्री सप्लाई चेन के लिए ये अच्छा है। ऐसे करके हमने सुझाव दिया है। हाँ जी, तो आपने जो सुझाव दिए हैं
उस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस पर कोई पॉजिटिव सिग्नल आपको मिले हैं? इस पर कोई विचार हो रहा है? इसमें कुछ बातचीत आगे बढ़ी है? तो हमको ऐसा लगा क्योंकि एवरीबडी इज फेड अप विद ऑल दिस ड्यूटी रूमर्स। कभी कभी अचानक हो जाता है, मार्केट गिर रहा है, देन आपका एमसीएक्स में भी फर्क पड़ जाता है, इंटरनेशनल में भी पड़ जाता है। देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर इन द वर्ल्ड। सो इससे क्या हो जाता है, मलेशिया, इंडोनेशिया अगर आप देखेंगे, उनका भी एक स्लैब सिस्टम है, इट इज विच इज लिंक टू द इंटरनेशनल प्राइजेस। सिमिलरली, इफ इंडिया बीइंग ए लार्जेस्ट बायर, अगर ये हो जाता है तो ये अच्छा है। ये इससे क्या है, थोड़ा प्राइस स्टेबलाइजेशन रहेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट प्ले नहीं रहेगा, स्पेकुलेटिव एंगल इसमें चले जाएगा। क्योंकि आज के दिन में कोविड के पैंडेमिक टाइम में बिगेस्ट कंसर्न वी आल्सो सी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इज दैट सप्लाई चेन अच्छा बनी रहे इंडिया के अंदर। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी फैसिलिटेटेड एंड ऑब्वियसली देखिए, इंडिया में फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स आर वन एंड द सेम। 65% ऑफ पॉपुलेशन विथ लेस देन 1.25 एकड़। पीक सीजन में तो उनका प्राइस, सीड का प्राइस स्टेबिलिटी अच्छा लगता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज रेस्ट ऑफ द 7-8 मंथ्स, दे आर एक्चुअली कंज्यूमर्स, दैट टू एट द लो एंड ऑफ द सेगमेंट। तो इसीलिए हम ड्यूटी स्लैब के साथ साथ भावांतर स्कीम भी एक्सटेंड होना चाहिए, नॉट ओनली जस्ट फॉर द 2 months of harvest, and rest of the year consumer prices will be taken care. I think it is a very, very historical thing. If this goes through, will solve majority of the issues. So ये सोच समझ के हमने ये सुझाव दिया है, and I hope all the positive and progressive बहुत people. शुक्रिया। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में आज के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं अजय जी? क्रूड में क्या करना चाहिए आज शाम के कारोबार में? मैंने जिस ढंग से हमने देखा कि यूरोपियन नेशन में फिर से लॉकडाउन हुआ है और अभी भी एनर्जी डिमांड का कंसर्न बना हुआ है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा, जब से $40 WTI ने तोड़ा है, मुझे लगता है प्राइजेस में गिरावट का रुख कायम रहेगा, जो नीचे में $34 तक का भी लेवल दिखा दे। डोमेस्टिक मार्केट में बिल्कुल बेच के चलना है। थोड़ा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 2850-60 के करीब मिल जाए तो वहाँ पे बेच के चलना है। ओवरऑल मुझे लगता है 2760 से 2720 तक के लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, एल्युमिनियम और लेड में क्या पोजीशन रहेगी? वर्तमान ग्रेड पे क्या करना चाहिए? मैं पोजीशन बनाना चाहता हूँ। एल्युमिनियम और लेड में आप जानना चाहते हैं कि क्या किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? बताइए प्रथमेश जी, एल्युमिनियम और लेड में क्या इस वक्त ट्रेड लेने का सही समय है, लेना चाहिए? काफ़ी राइज हो चुका है इस काउंटर में। अभी भी यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबिलिटी है। अगर ये डे ट्रेडर है और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 158 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इनको बाई करना चाहिए एल्यूमिनियम में। और इनका सवाल अगर जिंक में है तो 207 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये काउंटर, 260। ये भी अगेन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी 210 तक दिखाई दे रही है और इनको बाई साइड में रहना चाहिए। यहाँ से ₹3 की मोमेंटम अभी जारी रहेगी, बट ये अगेन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। अभी 207 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 205.5 के लिए। ओके, सुल्तान है हमारे साथ, गुजरात से हैं। सुल्तान जी पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल केडिया जी से है। कपास खली के बारे में जानना है। 2 दिन में काफी बढ़ गया है, मुझे लेना था फिजिकल में, तो केडिया जी से जानना है किस लेवल पे लेना चाहिए, स्टॉक करना है, और अगले साल एंड तक कितने % की रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए? जरा डिटेल में प्लीज समझाइए केडिया जी। बताइए केडिया जी, कपास खली में क्या आउटलुक आपको आगे दिख रहा है? देखिए, कॉटन सीड ऑयल के कंपनी काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट जरूर देखा है, बट अभी भी 1910 के ऊपर होल्ड करना काफ़ी थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। जिस ढंग से ऑयल इंडस्ट्री में तेजी आई हुई है, तो कॉटन ऑयल के जो भाव बढ़े उसकी वजह से मुझे लगता है कि इन्वेंटरीज पाइल्ड अप होगी। बट टेक्निकली और बाकी जो डिमांड इंप्रूव हो रही है खल में, तो हमें लगता है कि जो 1800 से 1900 का जो रेंज था वो अब तोड़ चुका है, और कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि 1920 के ऊपर एक बार निकलता है तो प्राइजेस 2150 का भी लेवल दिखा सकता है। तो इनको बिल्कुल 1800 से 1850 का जो दायरा है, इस दायरे में अगर जमा करके चलते हैं तो 1950 का पहला लेवल, 1950 के ऊपर 2150 तक के भी लेवल हम दिसंबर तक देख सकेंगे। नवंबर थोड़ा सा साइडवे रहता है, बट दिसंबर में अच्छी
तेजी देखने मिल जाएगी। ओके, अगला सवाल मिरल का है, मुंबई से, पूछिए। हेलो हेलो जी जी पूछें सर। मेरे पास निकल बाइंग किया है इंट्राडे के लिए 1164 में एक लॉट, और नेचुरल गैस अच्छा। बाई किया है एक लॉट 218 में, और सिल्वर बाई किया है एक लॉट 65,400 में। नेचुरल गैस, सिल्वर और निकल, बताइए इन तीनों कमोडिटी में अभी प्रथमेश माल्या जी क्या आगे का ट्रेंड आप देख रहे हैं? निकल में ये होल्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 1180 की है। इनका ट्रेड अच्छा है। नेचुरल गैस में अगर बाय किए हैं तो निकल जाना चाहिए, काफ़ी हद तक टूट चुका है और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो अराउंड 207 तक की दिखाई दे रही है। नेचुरल गैस काउंटर में निकल जाना चाहिए। और सिल्वर में अगेन इनका बाय भाव है, बने रहना चाहिए इनको। 67,000 नेक्स्ट पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, अगला सवाल है सीताराम का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमपी से हैं, पूछिए सीताराम जी। 168 रुपए तो गई क्या दिसंबर? सवाल दोहराएंगे अपना? हाँ भैया, 58 बचेगी क्या दिसंबर? नहीं, सवाल क्या है आपका? अच्छा, मस्टर्ड के ऊपर। अजय जी बताइए, मस्टर्ड का क्या प्राइस आप देख रहे हैं? देखिए, मस्टर्ड में सबको सरप्राइज किया है पिछले 6-8 महीने में। जिस ढंग से हमने एक बेतहाशा तेजी देखी, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अगस्त में भी हमने देखा ब्लेंडिंग का जो न्यूज है, उसके बाद और तेजी बनी है। जिस ढंग से क्रूड पाम ऑयल में तेजी बनी हुई है और बाकी एडिबल ऑयल में भी तेजी बनी है, तो उसका एक सपोर्ट मिल रहा है। साथ स्विंग में जो डिले हुआ है, ये ओवरऑल दिसंबर तक की बात करें तो अराइवल इस बार थोड़े आगे खींच सकते हैं। तो दिसंबर तक मुझे लगता है प्राइस 6600 तक का भी लेवल एक बार दिखा सकता है। एज ऑफ नाउ स्विंग बढ़ रही है, बट टाइम लगेगा इसके लिए। मुझे लगता है जब तक प्राइस 5850 के ऊपर है, हायर साइड में 6650 से लेकर 6700 का भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है, कांतिलाल है, अगला सवाल कांतिलाल का है, पूछिए कांतिलाल जी। सर मेरे पास सोयाबीन है 15 गाड़ी। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, 15 गाड़ी सोयाबीन है, आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा? ओके, हाँ, आगे की रणनीति क्या होगी? ठीक है, बताइए अजय जी, बताइए सोयाबीन में आगे क्या प्राइस होगा? देखिए, सोयाबीन में इस बार क्रॉप साइज अच्छी एक्सपेक्ट थी, जिसकी वजह से मार्केट एक बार गिरा भी था। बट जिस ढंग से मानसून या सेकंड स्पेल में जो डैमेजेस हुए थे, वो प्राइस को सपोर्ट कर। बट सबसे सरप्राइज पिछले एक महीने में हुआ चाइना जिस ढंग से यूएस से कंटिन्यू बाइंग कर रहा है, और कुछ यूएस में भी हमने वेदर कंडीशन खराब होते हुए देखा, जिसके चलते प्राइजेस इंटरनेशनल में भी बढ़ी है। उसी का एक सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनलेस एंड अनटिल नया माल पूरा अच्छे से आना चालू होता है या 4100 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी हम 4550 का लेवल देख पाएंगे। बट कोई भी ये लेवल पे बाइंग कर रहे हैं तो संभल के कीजिए, क्योंकि इस बार जैसे अराइवल आएगा और प्राइजेस जिस ढंग से बढ़ चुकी है, एक बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। बट टाइमिंग जब तक 4100 का लेवल ब्रीच नहीं करे, शॉर्ट अवॉइड कीजिए। ऊपर में करीबन 4550 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है गोल्ड में जिस ढंग से मॉर्निंग सेशन में हमने तेजी देखी, ये कंटिन्यू रह सकती है। प्राइजेस थोड़े ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। मुझे लगता है 52,300 तक का भी लेवल अगर मिलता है, वहां पे बाइंग करके चलिए। रिवाइज टारगेट जो रहेगा वो करीबन 52,650 का रहेगा।